नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। सीक्वेंस में जब एप्लीकेशन लिखवाए थे ग्रीडी टेक्निक का तो वहां पर क्या बताए थे, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में मिनिमम कॉस्ट नहीं था, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ था। लेकिन अभी क्या पहले बताते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इसका रीजन बस एक ही रीजन है कि इसका कुछ ऐसा पार्ट है जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में यूज होने वाला है। ठीक, तो सही टाइम पर सब कुछ बताएंगे, सारे चीज बताएंगे, बस इसको समझो अभी और कहीं नहीं दिमाग लगाना है, इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रूस्कल और प्रिंस दो एल्गो है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने का, दोनों अच्छे से बताएंगे। ठीक, बस इस पर ध्यान देना है और कहीं नहीं कुछ देखना है। पीछे या कुछ भूले हुए हो पास्ट का, जो भी पढ़ाई हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, उसको अभी होल्ड में रखो और आगे क्या आने वाला है उसको भी नहीं ध्यान देना है। बस इस पर ध्यान देना है कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है, इसके बारे में हर एक पॉइंट, इसके बारे में हर एक छोटा छोटा पॉइंट पता होना चाहिए। सब कुछ बताएंगे, बस ध्यान देकर सुनना है और एकदम बेसिक से बताएंगे। कुछ नहीं आता है तब भी समझ में आएगा, एकदम 100% श्योर है ये बात। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, नाम से लग रहा है क्या, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। कहीं पर ट्री होगा, एक कहीं पर ट्री होगा, कुछ स्पेशल टाइप का ट्री होगा जिसको हम लोग स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। ठीक, उसमें मिनिमम कॉस्ट के लिए फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सारे कॉस्ट में जो मिनिमम होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या समझ सकते हो इससे, अच्छा मिनिमम कॉस्ट है मतलब एक चीज तो एल्गो में हम लोग पढ़े हैं, कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बताए थे, ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग सॉल्यूशन को। जितना भी ग्रीडी अप्रोच में काम करते हैं हम लोग, जो भी एप्लीकेशन था वहां क्या कर रहे थे, इनपुट को मिनिमाइज करना है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। इनपुट मेरा क्या है, इनपुट में टाइम भी कंसीडर होगा, तो कितना टाइम लगता है, टाइम और स्पेस के बारे में बात करते थे हम लोग। तो टाइम के बारे में देख रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट कब आएगा, मिनिमम टाइम कब लगने जा रहा है। ठीक, मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा हम लोग का। तो स्पैनिंग ट्री है, ट्री कहां से बनेगा, ट्री बनेगा कहां से। पहले हम लोग ट्री में क्या देखे हैं, बाइनरी ट्री जब देख रहे थे तो ऐसा कुछ ट्री होता है, ऐसा कुछ ट्री होता है। अब देखो इसमें क्या, एक अलग से ऑब्जर्वेशन करो, क्या कुछ स्पेशल है। सिंपल देखो, एक नोड से कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर नोड को चूज कर लो। जैसे कि मान लो इसको चूज कर लिए, यहां जाने का रास्ता है क्या, हाँ जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, यहां पर कभी भी ट्री में ऐसा नहीं होगा कि साइकिल का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि एक जगह से चले और कहीं और किसी और रास्ते से फिर यहां पहुंच जाना, साइकिल नहीं होता है। ठीक, तो ये फाइंड आउट हम लोग कहां से करने वाले हैं, ये फाइंड आउट करेंगे पहले ग्राफ को जानेंगे। एक्चुअली कुछ ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ का ही स्पैनिंग ट्री हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो बात को, ट्री कैसा होगा, ट्री ऐसा ही होगा जहां पर साइकिल नहीं होता है। साइकिल नहीं होता है मतलब क्या है, वो ट्री है। समझ रहे हो बात को। और सारे वर्टेक्स को कनेक्ट भी करना है, सारे वर्टेक्स को कनेक्ट भी करना है और साइकिल भी नहीं होना चाहिए। बस बेसिक थीम इसका यही है, स्पैनिंग ट्री का मतलब यही है कि सारे वर्टेक्स को कनेक्ट भी हम लोग कर लिए और कहीं पर साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस यही चीज है। तो कहां से फाइंड आउट होगा, इसके लिए हम लोग कुछ और बेसिक जानेंगे, ग्राफ को जानेंगे, ग्राफ कैसा होता है। ठीक, तो ग्राफ के बारे में जब बेसिक हम लोग जानना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ग्राफ के लिए। जैसे मान लो एक ग्राफ है जिसमें लिखा है ऐसे V, E, एक ग्राफ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल G और V और E, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों ही सेम है, ग्राफ को G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और V और E है। V और E क्या है बता रहे हैं अभी, बस सुनते जाओ, अच्छे से सुनना, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यहां से आने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली यहां से एक क्वेश्चन टच करेगा ही करेगा। इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे।
बस यही सोचकर इसको पढ़ना है कि नहीं, इसको इसके बारे में हर चीज जितना भी डिटेल है हर चीज समझ लेंगे। ठीक, अब देखो क्या है, ग्राफ जी है मेरा, ग्राफ का नाम है जी। वी का मतलब क्या हुआ, वी का मतलब हुआ नंबर ऑफ वर्टिसेज। वी क्या बता रहा है, वी बता रहा है मेरे वर्टिक्स को बता रहा है। जो पर्टिकुलर ग्राफ जी है ना, ग्राफ में वी नंबर ऑफ वर्टिसेज होगा। ई क्या बता रहा है, सेम वैसे ही ई बता रहा है नंबर ऑफ एजेज। नंबर ऑफ एजेज को ई बता रहा है। जैसे क्या भाई, मान लो एक ग्राफ है, मान लो एक ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक, एक ऐसा ग्राफ है, इसमें क्या है, ये जितना भी पॉइंट है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, जितना भी कॉर्नर पॉइंट है ना, ये सब के सब वर्टेक्स है। ये क्या है, ये क्या है, वर्टेक्स है। जितना भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये जितना भी नंबरिंग हम किए हैं कॉर्नर पॉइंट को, ये सारा वर्टेक्स है। 1 2 3 4 5 सारा वर्टेक्स है मेरा। तो अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस का बात करें, ये पर्टिकुलर ग्राफ का अगर नाम हम लोग जी देते हैं, कि मान लो ये ग्राफ मेरा जी है, इसका नाम जी है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, जितना भी हम यहाँ पर सर्कल किए हैं कॉर्नर को, सारा क्या है, वर्टेक्स है। कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 वर्टिसेज का एक ग्राफ जी है। ठीक, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 5। ठीक, नंबर ऑफ एजेज में आते हैं। एज कितना है भाई, तो एज का मतलब क्या होता है कि जो लाइन है दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला, उसको एज बोलते हैं। समझ रहे हो बात को, जो लाइन है वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला, उसको एज बोलते हैं। क्या है, देखो इस वर्टेक्स को और ये वर्टेक्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये लाइन के थ्रू कनेक्ट हुआ है, यही लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है दोनों वर्टेक्स को। इसको क्या बोलेंगे, इसको एज बोलेंगे। मान लो E1 एज है, मान लो E2 एज है, ये मान लो E3 है, E4 है, E5 है, E6 है। एज कितना हुआ, जितना भी देखो सब लाइन है, सब लाइन पर हम मार्किंग किए हैं एज का। जितना भी है ये सब क्या है, ये सब लाइन है जो कि दो वर्टेक्स को कहीं ना कहीं दो वर्टेक्स में जाकर मिल रहा है। सिंपल मीनिंग है, लाइन है जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, वही एज है मेरा। एज का मतलब ही यही है, दो वर्टेक्स को कनेक्टिंग लाइन, कनेक्टिंग लाइंस बिटवीन टू वर्टिसेज। ठीक, तो ये क्या है, ये भी मेरा एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग नंबर ऑफ एजेज, अगर ग्राफ जी में ये जो ग्राफ जी गिवन है, इसमें नंबर ऑफ एजेज फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सारे जितना भी लाइन है सबको काउंट कर लेंगे। सिंपल है, ये क्या हुआ, E1 E2 E3 E4 E5 E6, मतलब कि 6 एज है मेरे ग्राफ में। कितना एज है, नंबर ऑफ एजेज कितना है, नंबर ऑफ एजेज है 6। तो अब इस ग्राफ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस ग्राफ को लिखने का क्या तरीका है, जैसे नाम क्या था, जी, ग्राफ जी, वर्टिसेज कितना है, 5 है, 5, एज कितना है, 6 है, यही इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस ग्राफ को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, इस ग्राफ को देखने के बाद हम लोग देखे हैं क्या, उसमें वर्टेक्स को काउंट किए हैं, 5 वर्टिसेज था, वहां पर 5 वर्टिसेज था, तो 5 यहाँ 5 लिखे हैं, भी का वैल्यू में 5 लिखे हैं, और नंबर ऑफ एजेज में 6 लिखे हैं। क्यों, यहाँ पर 6 कनेक्टिंग लाइन्स है, वर्टिसेज को कनेक्ट करने वाला लाइन कितना है, 6 है। वर्टिसेज को कनेक्ट करने वाला लाइन कितना है, 6 है। ग्राफ ऐसा ही होता है, सिंपल एक बार ग्राफ बोल दिया जाए, एक वर्ड बोल दिया जाए ग्राफ, इसका मतलब यही है, कुछ वर्टिसेज होगा, कुछ एज होगा। कितना वर्टिसेज है, कितना एज है, ये डिपेंड करेगा ग्राफ पर। ठीक, अभी बस जानो कुछ वर्टिसेज होना है, कुछ एजेज होना है, जितना भी होगा काउंट कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद आते हैं क्या, कि ग्राफ कितना टाइप्स का होता है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या है, CSIT के स्टूडेंट है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम लोग सिस्टम में यूज करने वाले हैं। हम लोग सिस्टम में जितना यूज करेंगे, मतलब कि एल्गो में जितना यूज होगा वो सब हम यहाँ बताएंगे। ग्राफ और भी कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बहुत सारा ग्राफ हो सकता है, लेकिन जो भी मेनली पॉसिबिलिटी है हम लोग के सिस्टम के लिए, हम लोग का जो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, हम लोग के जो सिलेबस का डोमेन है लोगों का, उस डोमेन में हम सब कुछ बताएंगे यहाँ पर। ठीक, तो ग्राफ है, ग्राफ का जब हम बात करते हैं तो ग्राफ कितना टाइप का होगा, तो मेनली कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफ 2 टाइप का होता है।
ग्राफ दो टाइप का होता है मेरे सिस्टम में। कितना टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। क्या क्या नाम रहेगा उसका? एक ग्राफ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ। एक का नाम क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वेरिएशन ग्राफ में क्या है? एक टाइप ऑफ ग्राफ क्या है? एक है सिंपल ग्राफ, एक है सिंपल ग्राफ। सेकंड का अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो सेकंड क्या है हम लोग का? सेकंड क्या है? कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ एक केस है एक्चुअली। ऐसे यहां बोलेंगे अगर मेनली वाइड वैरायटी में तो क्या बोलेंगे? सिंपल ग्राफ, और इसको बोल सकते हैं मल्टी ग्राफ। क्या बोलेंगे? मल्टी ग्राफ। मतलब सेकंड केस मेरा क्या है? सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ क्या है? मल्टी ग्राफ है। ठीक, दो ही टाइप का मेनली ग्राफ हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि एल्गो में भी यूज करेंगे। क्या है? एक रहेगा सिंपल ग्राफ, एक और क्या है सेकंड केस में? मल्टी ग्राफ है। तो अब देखेंगे क्या कि सिंपल ग्राफ किसको कहते हैं, मल्टी ग्राफ किसको कहते हैं, ये चीज को देखेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे हम लोग। सिंपल ग्राफ का मीनिंग है, नाम से क्या लग रहा है? सिंपल है। मतलब कि सिंप्लिसिटी क्या होगा इसका? सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? ज्यादा कुछ मेकअप नहीं है, यहां पर मेकअप नहीं है, सिंप्लिसिटी है। मतलब कि यहां पर लिख सकते हैं नो पैरेलल एजेज। पैरेलल एज यहां नहीं होगा, पैरेलल एज यहां नहीं होगा सिंपल ग्राफ में। और नो सेल्फ लूप्स, सेल्फ लूप भी नहीं रहेगा। सिंपल ग्राफ का सिंपल मीनिंग क्या है? इसमें पैरेलल एजेज नहीं होगा और सेल्फ लूप भी नहीं होना है। तो भाई पैरेलल एज और सेल्फ लूप होता क्या है? समझो, देखो क्या होता है। मान लो एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या है? वर्टेक्स है। ठीक, एज मान लेते हैं। एज क्या है? मान लो ये E1 एज है, E2 है, E3 है, E4 है, E4 है। यही मेरा एज है। एज को अगर रेड से हम ऐसे सर्कल कर लेते हैं, चलो ये मेरा एज है। ये सारा कनेक्टिंग लाइन है जो एज है, जो कॉर्नर है जो मेरा वर्टेक्स है। ठीक, अब पैरेलल एज का मतलब क्या है कि B से C जाने का एक रास्ता है ना, अभी डायरेक्टली एक ही एज कनेक्ट कर रहा है ना। डायरेक्टली B से C में कितना कनेक्शन है? डायरेक्टली यहां से भी एक कनेक्शन है, वो अलग चीज है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन कितना है? कितना लाइन है जो डायरेक्टली B और C वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला है? कितना कर रहा है? एक कर रहा है, E2 एज है। मान लो यहां पर हम लोग एक और रास्ता बना लेते हैं, एक और रास्ता बना लिए। अब क्या हो गया? B से C एक ये भी रास्ता जा रहा है, E2 भी, और B से C जाने का मान लो E5 एक है, एक एज है E5 भी जो B से C को ही कनेक्ट कर रहा है, और E2 भी B से C को ही कनेक्ट कर रहा है। इसको बोलेंगे क्या है? पैरेलल एज है। पैरेलल मतलब क्या? एक पहले से ही था, इसी के पैरेलल में एक और एज हो गया। पैरेलल का मीनिंग यही होता है, लाइन पैरेलल है मतलब कि एक साथ में पैरेलल ही चल रहा है, साथ में लाइन। समझ रहे हो? डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो वही है B और C के लिए एक से ज्यादा जब डायरेक्ट कनेक्शन रहे, डायरेक्ट लाइन कनेक्ट करे, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल एज बोलेंगे। इसका ऐसे नॉर्मली नोटेशन क्या रहेगा? पैरेलल, ऐसे पैरेलल का साइन। ये क्या है? पैरेलल का साइन है। ठीक, अब एक और चीज देखो, यहां पर अभी तक क्या देखे हैं हम लोग? पैरेलल एज नहीं होगा। पहला तो ये समझ गए, ये पॉइंट को समझ गए कि सिंपल ग्राफ में पैरेलल एज नहीं होता है। ये बात को समझ गए हम लोग। मल्टी ग्राफ भी बताएंगे, अभी बस यहां ध्यान दो। सिंपल ग्राफ में हम लोग क्या देखे? नो पैरेलल एज, मतलब पैरेलल एज नहीं होगा। पैरेलल एज किसको कहते हैं? कि अगर दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा कनेक्टिंग लाइंस रहे, उसी को पैरेलल एज बोलते हैं। एक से ज्यादा कनेक्टिंग लाइंस है जो दो वर्टेक्स के बीच में ही है, इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल एज। एक और नया चीज आएगा क्या? एक और नया चीज आएगा। मान लो D में D से A जा रहा है, एक एज D से C जा रहा है। ठीक, मान लो एक ऐसा एज बनाते हैं जो D से स्टार्ट हुआ, D पर ही एंड हो गया, या A से स्टार्ट हुआ, A पर ही एंड हो गया। जहां से स्टार्ट हो
वहां पर ही अगर कोई एज इंड होता है, जहां से स्टार्ट, देखो ए से स्टार्ट हुआ है, ऐसे आया है, ए पर ही इंड हुआ है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट किसी भी एज का सेम वर्टेक्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल्फ लूप। उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ लूप बोलेंगे। पैरेलल एज का मतलब क्या है? दो अलग अलग वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड लाइंस है, दो या किसी भी एक पेयर ऑफ वर्टिसेस लेते हैं, मान लो बी और सी लिए हैं, इसमें एक से ज्यादा कनेक्टिंग लाइंस अगर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैरेलल एज बोलते हैं। और अगर कहीं ऐसा एज रहे, मान लो ये भी एज क्या है, मान लो इस एज का नाम लेते हैं E7, मान लो इस एज का नाम देते हैं E7। E7 क्या है? E7 है जो यहां से स्टार्ट हुआ है ए से और यहां पर ही आया है। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब कभी किसी भी एज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम वर्टेक्स होता है, इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ लूप बोलेंगे। यहां पर क्या है? नो सेल्फ लूप, सेल्फ लूप भी नहीं होगा। सेल्फ लूप क्या है समझ गए? पैरेलल एज क्या है ये भी समझ गए। मतलब कि सेल्फ लूप यहां नहीं अलाउड है सिंपल ग्राफ में, और पैरेलल एज भी नहीं अलाउड है। कहां पर? सिंपल ग्राफ में। मतलब क्या? ये जो हम एक और बनाए हैं, ये यहां पर अलाउड नहीं है। ये पैरेलल यहां पर सेल्फ लूप एक बनाए हैं, ये भी अलाउड नहीं है। ये दोनों अलाउड नहीं है, सिंपल ग्राफ में नहीं अलाउड है। अब देखते हैं, आते हैं मल्टी ग्राफ में हम लोग आते हैं। तो मल्टी ग्राफ में क्या है भाई? मल्टी ग्राफ में क्या है? सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेज क्या अलाउड है। यहां पर सेल्फ लूप भी हो सकता है और पैरेलल एज भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। इसलिए इसका नाम क्या है? मल्टी ग्राफ है। सिंपल ग्राफ में ना तो सेल्फ लूप होगा और ना तो पैरेलल एज होगा, जबकि मल्टी ग्राफ में क्या है? सेल्फ लूप भी होगा, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कंपल्सरली हो सकता, पॉसिबिलिटी है, यहाँ अलाउड है। अलाउड का मतलब क्या होता है? कहीं पर किसी क्लास में कोई लड़का अलाउड है जाने के लिए, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो जाए, कभी क्लास बंक भी करते हो ना, अलाउड हो जाने के लिए, लेकिन बंक कर लेते हो। बस वही बात है यहाँ पर भी है कि सेल्फ लूप है, तो सेल्फ लूप मल्टी ग्राफ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या बोला जा रहा है कि सिंपल ग्राफ अगर है तो पैरेलल एज और सेल्फ लूप कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कहीं पर भी पैरेलल एज या सेल्फ लूप है तो सिंपल ग्राफ नहीं है, बल्कि क्या है? मल्टी ग्राफ है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि सेल्फ लूप और पैरेलल एज दोनों ही अलाउड होगा। अगर कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, तो यहां से जो एज है, ये देखो यहाँ एक एज है, यहाँ एक ए भी एज है, ये अलाउड है। ये क्या है? पैरेलल एज है। ये क्या है? पैरेलल एज है, अलाउड है। अगर यहाँ पर सेल्फ लूप हम लोग बना लेते हैं, ये सेल्फ लूप पे बना लेते हैं, ये क्या है? यहाँ अलाउड है। कहां पर? मल्टी ग्राफ में अलाउड है। सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ का बस यही डिफरेंस है, दो ही पॉइंट का डिफरेंस है। एक क्या है? सिंपल ग्राफ में पैरेलल एज नहीं होगा, मल्टी ग्राफ में हो सकता है, अलाउड है। सेल्फ लूप सिंपल ग्राफ में नहीं होगा और मल्टी ग्राफ में सेल्फ लूप भी अलाउड है, दोनों यहाँ अलाउड है। ठीक, हम लोग देख लिए क्या? सिंपल ग्राफ पहले जाने बेसिक से कि ग्राफ क्या होता है। कुछ वर्टेक्स होगा, कुछ एज होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा वर्टेक्स को। ठीक, ग्राफ ऐसा ही होता है। और ग्राफ दो टाइप का मेनली देखेंगे हम लोग। क्या? एक सिंपल ग्राफ है जिसमें कि पैरेलल एज और सेल्फ लूप नहीं होगा, और एक मल्टी ग्राफ है जिसमें कि सेल्फ लूप और पैरेलल एज दोनों ही होगा। ये बेसिक देख लिए। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, एक स्टेप और आगे आते हैं कि सिंपल ग्राफ में भी कुछ वेरिएशन है क्या? सिंपल ग्राफ में कुछ वेरिएशन है क्या? तो सिंपल ग्राफ का मेनली अगर वाइड वेरिएशन में लेते हैं, सिंपल ग्राफ को अगर हम लोग वाइड वेरिएशन में लेते हैं तो क्या देखेंगे? सिंपल ग्राफ मतलब क्या? कंडीशन क्या था इसका? सिंपल ग्राफ का कंडीशन क्या था कि सेल्फ लूप नहीं रहना चाहिए और पैरेलल एज नहीं रहना चाहिए। इसके बाद कुछ और हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ और रेस्ट्रिक्शन रहता है यहाँ पर, वो भी लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे तो अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो इसका फर्दर डिवीजन बोल सकते हैं क्या? फर्दर
एक डिवीजन क्या बोल सकते हैं कि एक यहां पर क्या होगा, नल ग्राफ होगा। एक क्या होगा, नल ग्राफ होगा। नल ग्राफ होगा। नल ग्राफ का मीनिंग क्या है, सिंपल ग्राफ का ही एक टाइप होगा नल ग्राफ। नल ग्राफ का क्या मीनिंग है, नल ग्राफ का सिंपल मीनिंग है नो एजेज। नो एजेज, एज नहीं होगा यहां पर। तो बोलो अभी तो बताया थे ग्राफ में भी होगा, ई भी होगा। ऐसा हम नहीं बोले कि ई हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, एज होना ही होना है कंपल्सरली, ऐसा तो नहीं बोले थे। हम बोले क्या, वी होगा, कुछ वर्टेक्स होगा, कुछ एज होगा, कुछ वर्टेक्स होगा, कुछ एज होगा। ई ऐसा नहीं बोले हैं क्या कि मिनिमम 1 होना ही चाहिए, ऐसा नहीं बोले। ग्रेटर देन 0 हो, ऐसा नहीं बोले। एक कंडीशन हम कभी लिखे थे क्या ई के लिए, ई ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन कभी लिखे क्या, नहीं लिखे हैं। ये नहीं लिखे हैं मतलब क्या, एज 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। जब एज है जो 0 रहेगा, एज का वैल्यू अगर ई का वैल्यू 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नल ग्राफ बोलेंगे। मतलब कैसा दिखेगा ये, मान लो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, क्या है, ए बी सी डी, इसके बीच में एज नहीं है। यहां से जो कनेक्टिंग एज चाहिए था हम लोग को, कनेक्टिंग एज चाहिए था कहीं कहीं के लिए, ये कहीं भी नहीं है। देखो कहीं नहीं है, एज है ही नहीं, एज नहीं है, केवल वर्टेक्स ही है, केवल वर्टेक्स है, एज नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको नल ग्राफ बोलेंगे। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। एक और चीज बोल सकते हो क्या, अच्छा एज नहीं है, सेम वैसे ही वर्टेक्स भी नहीं हो। अगर वर्टेक्स भी नहीं हो, कुछ भी नया, ना तो एज है ना तो वर्टेक्स है, तो ग्राफ ही नहीं है वो। मिनिमम वर्टेक्स तो होना ही चाहिए, चाहे एक ही वर्टेक्स क्यों ना हो, एक डॉट क्यों ना हो, एक वर्टेक्स होना चाहिए। एज के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कि वर्टेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्टेक्स को क्या लिख सकते हैं, v ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। और ई कितना हो सकता है, ई का वैल्यू क्या हो सकता है, ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। समझ रहे हो बात को। एज 0 होगा चलेगा, उसको नल ग्राफ में कंसीडर करेंगे, लेकिन वर्टेक्स 0 नहीं होना चाहिए। मिनिमम एक वर्टेक्स होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 5 10 20 50 कितना भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को। अब इसके आगे आते हैं, एक और केस क्या है, एक है कंप्लीट ग्राफ। एक क्या है, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या है, कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एजेज। मतलब क्या, मैक्सिमम पॉसिबल एजेज, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, अगर सब एज है उस ग्राफ में, उसको बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। समझ रहे हो बात को। तो कैसे बोलेंगे भाई, ये समझ लो, नल ग्राफ में एज 0 हो सकता है, ठीक। एज अगर 0 है, नंबर ऑफ एज 0 है, उसको क्या बोलेंगे, नल ग्राफ हम लोग बोलेंगे, ठीक। वर्टेक्स 0 नहीं होगा, ये बात याद हो गया। अब नेक्स्ट देखो, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एजेज, मैक्सिमम पॉसिबल एज होना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल एज का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। यहां पर इसका एग्जांपल देखो कि मान लो ऐसा है 1 2 3 4, ये 4 क्या है, 1 2 3 4 क्या है, ये वर्टेक्स है, कॉर्नर पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ठीक। एज कहां पर है, एज ये है, देखो E1 E2 E3 E4, यही है ना, एज यही है ना, E1 E2 E3 E4, एज यही है। मैक्सिमम पॉसिबल एज का मतलब क्या है कि हर एक वर्टिसेज दूसरे के साथ में डायरेक्ट एक लाइन होना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब क्या है कि हम लोग यहां भी एक लाइन बना सकते हैं ना, अभी नहीं बना हुआ है, बना सकते हैं, ठीक। यहां भी एक लाइन बना सकते हैं ना। अब इसको ऐसे नहीं सोचा कि दोनों कट कर रहा है तो किसी पॉइंट पर मिल रहा है, नहीं, पॉइंट पर मिल नहीं रहा है। हम नया वर्टेक्स नहीं ला सकते हैं, नया वर्टेक्स नहीं लाए हैं, एक किसी भी पॉइंट पर मिल नहीं रहा है। अगर इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करें और ऐसे कर लेते हैं, ठीक। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ऐसा लाइन लेकर जाते हैं, ठीक, सेम वैसा ही है। क्या है,
एक एज है 1 से 3 को कनेक्ट करने वाला, एक और क्या है 2 से 4 को। ये दोनों आपस में एज कहीं नहीं मिल रहा। आपस में मिलने का मतलब क्या होता है, एक नया वर्टेक्स बना देगा। वर्टेक्स नहीं ऐड हो सकता है। वर्टेक्स इनिशियली 1 2 3 4 4 वर्टेक्स है, मतलब 4 ही होगा। 4 वर्टिसेज मींस 4 ओनली। मैक्सिमम नंबर ऑफ एज क्या, और भी एज बना सकते हैं क्या? हाँ, देखो एक और एज बना सकते हैं। 2 से लेकर 3 चले गए, एक और एज बना दिए। ये सही है क्या? नहीं है। क्यों? ये एज कैसा हो गया? 2 से 3 के लिए पहले से ही एक E2 एज है, फिर यहां पर नया एज बना दिए तो पैरेलल एज बन गया ना। पैरेलल एज बन गया ना। जबकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिंपल ग्राफ का ही एक केस है कंप्लीट ग्राफ। तो पहले ही बता चुके हैं कि सिंपल ग्राफ में कभी भी पैरेलल एज नहीं होगा और सेल्फ लूप नहीं होगा। मतलब क्या है कि कंप्लीट ग्राफ जब इसका पार्ट है तो इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन यहां भी होल्ड करेगा। इसमें जो कंडीशन है, सिंपल ग्राफ का जो कंडीशन है, नो पैरेलल एजेज एंड नो सेल्फ लूप, वो यहां भी होल्ड करना है। समझ रहे हो बात को? तो यहां भी जब होल्ड करेगा तो यहां जो हम लोग मैक्सिमम एज को बढ़ाने के, नंबर ऑफ एज को बढ़ाने के लिए एक और एज जब ऐड कर दिए हैं, ये बन गया है पैरेलल एज बन गया है। पैरेलल एज बना है जो कि अलाउड नहीं है, नहीं ले सकते हैं। मान लो यहां पर ऐसा बना लें, एक ऐसा एज बना लेते हैं, 4 से स्टार्ट हुआ 4 पर ही चला गया, ये क्या है? सेल्फ लूप बन गया। ये भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ग्राफ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिंपल ग्राफ ओनली। कंप्लीट ग्राफ ही है जो सिंपल ग्राफ ही है। तो सिंपल ग्राफ का जो कंडीशन है वो यहां पर भी तो होल्ड होना है, यहां भी होल्ड करेगा। सेम कंडीशन को ये भी फॉलो करेगा। तो कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम पॉसिबल एज तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक और पॉइंट को ऐड कर लो। सेम सिंपल ग्राफ का जो कंडीशन है उसी को लिख रहे हैं, क्योंकि इसको भी फॉलो करेगा। इसका पार्ट है सिंपल। सोचो पेरेंट्स का कुछ टाइटल है, वो नीचे भी टाइटल आएगा, वही टाइटल आता है नीचे भी। सेम इसका भी कुछ कंडीशन है, वही कंडीशन यहां भी इंपोज होना है, क्योंकि क्या है? सिंपल ग्राफ का ही पार्ट है कंप्लीट ग्राफ। मतलब यहां क्या लिख सकते हैं? यहां भी नो पैरेलल एजेज एंड नो सेल्फ लूप्स। सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, लेकिन पैरेलल एज बनाकर नहीं, सेल्फ लूप बनाकर नहीं। मैक्सिमम फाइंड करना है विदाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल एज। दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैक्सिमम एज जितना भी ड्रॉ कर लो, उसी को बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। तो सिंपल सोचो, यहां पर मैक्सिमम कितना एज है अलाउड? यहां पर और बड़ा में बनाते हैं, देखो थोड़ा लार्ज करते हैं इसको, सेम ग्राफ को। 1 2 3 4, ठीक। एक और एज अगर बना दिए, 2 से 4 चले गए, एक और एज बना दिए 1 से 3 चले गए। अब कोई और एज बना सकते हैं क्या? कहीं भी लेकर जाओ। अब कहीं भी एक और एज बनाने का कोशिश करो। यहां से यहां अगर बनाते हैं, पैरेलल है, पहले से एक एज है, अलाउड नहीं है। मान लो 4 से 2 पर जाना चाहते हैं, एक और एज बनाकर, देखो ऐसे बनाकर चले गए। ये क्या है? पास में नहीं है, लेकिन 2 से 2 और 4 के दोनों के बीच में एक पहले से एज था, एक और एज बना दिए। ऐसा नहीं सोचना कि पैरेलल है मतलब कि पास में ही होगा, नहीं, कहीं और से भी जा सकता है, वो कहीं और से भी पैरेलल एज जा सकता है। बस देखना यही है कि दो वर्टेक्स के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड लाइन जो है, डायरेक्टली कनेक्टेड जो एज है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी पास करे। एक यहां से पास किया, एक यहां से पास किया, ऐसा नहीं कि दूर है तो अलाउड है, नहीं, ये भी पैरेलल एज में ही आएगा, मतलब ये भी अलाउड नहीं है। सेम वैसे ही 1 से 3 कर सकते हैं, कहीं भी करेंगे अलाउड नहीं है। मैक्सिमम जो एज पहले से बना हुआ वही एज है। मान लो यहाँ ऐसा सेल्फ लूप करना चाहेंगे, ये भी नहीं अलाउड है, कहीं भी सेल्फ लूप होगा नहीं अलाउड है। मतलब अगर मैक्सिमम एज का बात हम लोग करते हैं तो कितना एज होगा? 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स अगर v का वैल्यू अगर 4 है, वर्टेक्स अगर मेरा वर्टिसेज, नंबर ऑफ वर्टिसेज जो ग्राफ में है, ये ग्राफ मान लो ये जी ग्राफ है, जी ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेज अगर 4 है, नंबर ऑफ वर्टिसेज अगर 4 है, तो मैक्सिमम यहां पर कितना एज होगा? कितना एज है देखो, काउंट करो एक बार, काउंट करते हैं। 1, इसको ब्लू से बनाते हैं, ऐसा करो, काउंट करते हैं 1 2 3 4,
बाहरी आउटर वाले को ले लिए, उसके बाद 5, 4 और 2 को कनेक्ट करने वाला लाइन जो है उसको 5 बना लिए, इसको 1 और 3 वाले को 6 बना लिए। इससे ज्यादा एज पॉसिबल है क्या? इससे ज्यादा एज नहीं पॉसिबल है। इससे ज्यादा एज जैसे ही हम बनाते हैं या तो पैरेलल एज बन जाता है या तो सेल्फ लूप बन जाता है, जो कि दोनों में से कोई भी कंप्लीट ग्राफ में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ग्राफ भी एक सिंपल ग्राफ का ही वेरिएशन है। समझ रहे हो बात को? इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम एज कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 एज हो गया। मतलब कि जब वर्टेक्स का वैल्यू 4 होता है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम अगर एज बात करें, ई मैक्स का अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो 6 होता है। मतलब कि 4 वर्टेक्स के लिए मैक्सिमम 6 एज ही ले सकते हैं। 3 के लिए देखते हैं, 3 में क्या करेंगे? मान लो ऐसा कुछ है ग्राफ, ऐसा कुछ है, क्या है? ए बी सी। यहां पर जब v का वैल्यू, वर्टेक्स का वैल्यू 3 है, ए बी सी 3 वर्टेक्स है, तो मैक्सिमम एज कितना होगा? देखो यहां से यहां जाने का एक एज पहले से ही है, कहीं से कहीं अगर ड्रॉ करते हैं एक्स्ट्रा तो सेल्फ लूप बनेगा या तो पैरेलल एज बनेगा। मतलब कि अब एक्स्ट्रा नहीं ड्रॉ कर सकते। तो मैक्सिमम कितना हो गया? ई मैक्स का वैल्यू कितना हो गया? 1, देखो 1 2 3, 2 3, 3 ही एज है। मतलब कि इसका वैल्यू कितना होगा? जब भी वर्टेक्स का वैल्यू 3 है तो ई मैक्स का वैल्यू भी 3 होगा। समझ रहे हो बात को? तो एज के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या? कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एज कितना होगा उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि 4 अगर वर्टिसेज लिए हैं तो 6 एज ही होना है, 3 वर्टिसेज है तो 3 एज ही होना है। मतलब क्या? इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर थोड़ा वाइडली ऑब्जर्व करते हैं, केवल अब कंप्लीट ग्राफ को केवल लिखते हैं, थोड़ा और वाइड में ऑब्जर्व करते हैं, देखो क्या फील आने वाला है। अच्छे से देखो, एकदम आसान चीज है, बेसिक से बता रहे हैं, हर चीज समझ में आएगा। और जो भी बताने वाले हैं सारा इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले पार्ट में हर एक चीज का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। देखो एल्गो सब्जेक्ट है, इसका यही ब्यूटी है कि जो आज पढ़े हैं अगले इंड होने तक, जब तक सिलेबस इंड ना हो जाए, कहीं ना कहीं उसका यूज आ जाना है। इसलिए अभी पढ़े हैं, आगे भी इसका यूज आने वाला है। तो हम लोग कहाँ आ गए? अब हम लोग आ गए कंप्लीट ग्राफ के बारे में। हम लोग कंप्लीट ग्राफ को अब देखेंगे अच्छे से। तो कंप्लीट ग्राफ क्या है भाई? तो हम लोग क्या बात किए कि जहां पर नंबर ऑफ एजेस अगर मैक्सिमम है, मतलब कि v का वैल्यू अगर 4 है तो एज का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो रहा है। ठीक, अगर v का वैल्यू 3 है तो एज का वैल्यू कितना हो रहा है? 3 ही था। अभी देखिए हम लोग, अभी देखिए सेम ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ दिखा था हम लोग को। ठीक, तो ए हो गया, एक ए लेते हैं, सेकेंड ए लेते हैं। थर्ड वाले में देखो, मान लो 5 वर्टिसेज हम लोग लेते हैं, 5 वर्टिसेज लेते हैं। क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं? एक और एज क्या कर सकते हैं? यहां से यहां लेकर चले गए, यहां से यहां लेकर चले गए, यहां से यहां लेकर चले गए, यहां से यहां लेकर चले गए। मैक्सिमम यही कर सकते हैं। समझ रहे हो? अब यहां हम काउंट करना चाहते हैं, यहां पर काउंट करना चाहते हैं कि टोटल कितना एज है। ध्यान देना एक बार, क्या है देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो आउटर बाउंड्री में है, 5 एज जो है आउटर बाउंड्री में है। मतलब क्या? जब v का वैल्यू 5 है, एज का वैल्यू कितना होगा वही काउंट कर रहे हैं हम लोग। 5 आउटर में है, उसके बाद देखो अंदर वाले में देखो, यहां से यहां जो जा रहा है, मान लो इसको ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी और ई लेते हैं। तो ए टू डी के लिए एक और है, ए टू डी के लिए मान लो 5th यहां लिखे हैं ना, यहां 6 लिखते हैं। मान लो सीक्वेंस ऑर्डर में करते हैं, ए से डी वाले में जो एज है उसको हम लोग 6 नंबर देते हैं। उसके बाद ए से सी वाला जो है उसको हम लोग 7 देते हैं। ए से सी भी देखो एक एज जा रहा है, 7 दे दिए। उसके बाद ई से बी जा रहा है, उसको अगर 8 दे दिए। ई से सी जा रहा है, उसको 9 दे दिए। बी से डी जा रहा है, उसको हम 10 दे दिए। और कोई बचा है क्या?
और कोई एज बचा है कि देखो अंदर का ए भी कवर हो गया, ए भी कवर हो गया, ए कवर हो गया, ए कवर हो गया, ए भी कवर हो गया, और कोई एज बचा है? और कोई भी एज नहीं बचा है। मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितना है? 10 होगा। v का वैल्यू 5 होगा तो एज कितना है? 10 होगा। अब एक चीज जानो, एक चीज और जानो कि अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ है, एक ग्राफ अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 या फिर ए बी सी डी लिखते हैं, चलो ए बी सी डी, ए बी सी डी कर लिए, ठीक। तो अगर बात कर ले हम लोग डिग्री का, एक वर्ड होगा डिग्री। क्या है? डिग्री ऑफ वर्टेक्स, मतलब कि वर्टेक्स का डिग्री फाइंड आउट करना, ठीक। अब इसको एक सेकंड होल्ड करो, एक नया चीज बताते हैं, फिर दोनों को मर्ज करने वाले हैं, ठीक। अब देखो क्या है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स का अगर डिग्री फाइंड आउट करना है, अगर डिग्री फाइंड आउट करना है तो हम लोग को देखना होगा क्या, नंबर ऑफ एडजेसेंट, नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेज, नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेज। डिग्री का मतलब यही होता है, सिंपल मीनिंग है डिग्री का क्या, नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेज। तो एडजेसेंट किसको बोलते हैं भाई? एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका मीनिंग है डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब कि डायरेक्ट वहां से एज निकल के किसी और वर्टेक्स पर जा रहा है। डायरेक्टली एज निकलकर, ये क्या है? डिग्री ऑफ वर्टेक्स। क्या है? नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेज। एडजेसेंट का मीनिंग क्या हो गया? डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेज। डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेज का हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो ए को अगर हम लोग नोटिस करते हैं, ए वाले वर्टेक्स को, तो यहाँ एक किसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड है? डायरेक्ट कनेक्शन इसका किसके साथ में हो रहा है? ए से देखो बी के पास में गया है, ए से बी के पास में गया है। मतलब क्या हुआ? एक एज यहां पर है और ए से डी तक गया है, एक एज यहां पर है। और भी कहीं है क्या? ए किसी और के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? देखो ए से हम लोग यहां आकर फिर यहां सी पर आ सकते हैं, ए से यहां आकर सी पर आ सकते हैं, लेकिन ए और सी में डायरेक्ट एज तो नहीं है ना, डायरेक्ट नहीं है ना। तो अगर एडजेसेंट का बात करते हैं तो ए का एडजेसेंट कौन कौन हो गया? अगर एडजेसेंट ऑफ ए का हम लोग बात करते हैं तो इसका एडजेसेंट कौन कौन हो गया? जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली वाले को नहीं देखेंगे, इनडायरेक्ट कहीं भी जा सकता है रास्ता, लेकिन डायरेक्ट वाले को देखेंगे। क्या है? ए से बी जा सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब क्या हो गया? एक तो बी हो गया एडजेसेंट ऑफ ए, एक और क्या है? ए से डी पर जा सकते हैं, ए से हम लोग डी पर जा सकते हैं। सी पर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। मान लो एक और भी ऐसा वर्टेक्स होता है, इस टाइप से ऐसे होता, मान लो यहाँ डी था ना, वहां पर मान लो ई ले लेते, तो ए से ई पर हम लोग बी होते हुए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ए से ई का कोई एज नहीं है, डायरेक्टली ए से ई का कोई एज नहीं है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या? डायरेक्ट कनेक्शन अगर नहीं है उसको एडजेसेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। हो सकता है यहां से रीचेबल हो, रीचेबल का मतलब यहां से यहां जाने का रास्ता हो, यहां से यहां ऐसे आ सकते हैं, एक तो ऐसे आ सकते हैं, एक और ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे आ सकते हैं, एक ऐसे आए, ये ऐसे आ सकते हैं, फिर एक और ऐसे यहां यहां यहां, रास्ता बहुत हो सकता है। रीचेबिलिटी इसको बोलते हैं, जहां पहुंच सकते हैं कहीं भी घूमकर ग्राफ में, उसको रीचेबल बोलते हैं। कि कौन सा वर्टेक्स रीचेबल है, रीच कर सकते हैं उस पॉइंट को, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। सेम ट्रेन जैसा ही है, ट्रेन का कहीं से कहीं डायरेक्ट रूट होता है। जैसे पटना से दिल्ली जाना है अगर, तो डायरेक्ट यहां से ट्रेन है, डायरेक्ट यहां से ट्रेन है, लेकिन अगर पटना से केरला जाना है तो शायद नहीं हो, चेंज करना पड़ जाए। पटना से बेंगलोर जाएंगे, फिर वहां से केरला के ट्रेन मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कि जो डायरेक्ट ट्रेन अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट है। मतलब कि दिल्ली पटना का एडजेसेंट है या फिर पटना दिल्ली का एडजेसेंट है। ठीक, तो हम लोग अगर किसी पार्टिकुलर वर्टेक्स को देख रहे हैं, ए के लिए बात कर रहे हैं, तो बी और डी ये दोनों क्या हुआ? एडजेसेंट है। कितना है? 1 और 2, इसका वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया।
इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं डिग्री ऑफ ए इक्वल टू 2। ए का डिग्री 2 हो गया, समझ रहे हो बात को, ए का डिग्री 2 हो गया। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस जो ए का है जो 2 ही है। डायरेक्ट एज है ए से किसी और वर्टेक्स पर जाने वाला 2 ही एज है। एक एज देखो यहां से यहां तक का एक एज ए था और एक और एज ए था, बस 2 ही एज था। तो इसका डिग्री कितना हो गया, ए का डिग्री हो गया 2। समझ रहे हो बात को, ये समझ गए, डिग्री फाइंड आउट करना समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं, डिग्री समझ गए अच्छे से। डिग्री क्या चीज है, डिग्री मतलब कि कितना वर्टेक्स एडजेसेंट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक, अब इसका यहाँ यूज है, देखो कैसे यूज होगा इसका। यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग किसी भी वर्टेक्स में, किसी भी मतलब कि ग्राफ में, कंप्लीट ग्राफ में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितना होगा, अगर हम लोग चाहते हैं सब फाइंड आउट करना, तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एज के लिए एक और चीज नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो। सिंपल सोचो, कोई एज है, अगर ये ग्राफ गंदा हो गया, इसको भी हटाते हैं, एक नया ग्राफ बना लेंगे। सिंपल देखो एक चीज कि कोई भी ग्राफ है, एक मान लो ऐसा ग्राफ है, यहां पर मान लो ए बी सी और डी वर्टेक्स है। ए बी सी डी क्या है, वर्टेक्स है इसका, और एज क्या है 1 2 3 4। अगर ए का डिग्री लिखेंगे, ए का डिग्री लिखेंगे तो कितना है डिग्री, 1 2। ए का डिग्री 2 है। बी का भी लिखेंगे तो क्या है, बी का लिखेंगे क्या है 1 और 2, यहां भी 2 हो गया। सी का भी लिखेंगे, सी क्या है 1 और 2, 2 ही है। सेम वैसे ही डी का देखेंगे, डी का क्या है 1 और 2, मतलब कि 2 है। सबका डिग्री 2 है ना, इक्वल बाई चांस यहाँ आया, हो सकता है इक्वल ना भी रहे। ठीक, हम सबके डिग्री को केवल देखें। अब सोचो एक बार कि ये क्या है, 1 क्या है, ये लाइन क्या है, इसको एज बोलते हैं ना, यही एज है ना। जो कॉर्नर है, जो मेरा वर्टेक्स है, जो कॉर्नर है वो वर्टेक्स है, और बीच का जो कनेक्टिंग लाइन है, जितना भी कनेक्ट करने वाला, देखो बी और सी को कनेक्ट कर रहा है, एज है। सी और डी वाले, ए भी एज है, डी और ए भी एज है। ठीक, एक एज है, एक एज है, मान लो 1 को हम कंसीडर करते हैं, एक एज है। तो जब डिग्री का बात हम करते हैं, इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, किसी भी एक एज को लेते हैं, मान लो ये फर्स्ट वाले एज को लिए हैं, इसका डिग्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, डिग्री में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सिंपल देखो, एज यही है, एक ही है, लेकिन जब ए का फाइंड आउट करते हैं डिग्री, ए में भी इसका ए 1 कंट्रीब्यूशन है, ए में भी 1 है, जो एज 1 से आ रहा है, 1 डिग्री आ रहा है, और बी का भी डिग्री जो हम लोग लिखे हैं उसमें भी 1 आ रहा है। ये दोनों डिग्री है, ए में भी 1 ऐड हुआ है, बी में भी 1 ऐड हुआ है। ये दोनों किसका कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों एज 1 का कंट्रीब्यूशन है, एज 1 का कंट्रीब्यूशन है। मतलब एक ही एज है जो ए में भी 1 डिग्री बना रहा है और बी में भी 1 डिग्री को ऐड कर रहा है। जो दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, एक लाइन अगर 2 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, वो दोनों के डिग्री में 1 का इंक्रीज कर रहा है, एक बार ऐड होता है। ठीक, मतलब कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिग्री का हम बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ डिग्री का बात कर लें, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 2 + 2 2 8। टोटल डिग्री है जो यहां पर लिखते हैं, टोटल डिग्री कितना हो गया, टोटल डिग्री 8 हो गया। ठीक, टोटल डिग्री कितना है 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया। ठीक, अब हम लोग अगर नंबर ऑफ एज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक चीज यहां देख लिए कि एक एज है जो 2 बार काउंट होता है, एक एंड पर यहां, दूसरे एंड पर यहां भी काउंट होता है, यहां भी काउंट होता है, यहां भी काउंट होता है, और यहां भी काउंट होता है, एक ही एज। मतलब कि एक एज का कंट्रीब्यूशन 2 होता है। टोटल अगर डिग्री का हम बात करें तो टोटल डिग्री में एक ही एज का कंट्रीब्यूशन 2 होता है। मतलब कि जितना डिग्री है उसका हाफ अगर कर लेते हैं तो नंबर ऑफ एज नहीं मिलेगा क्या। सिंपल सोचो, जब हम बोल रहे हैं कि एक ही लाइन को
ए के डिग्री के लिए भी काउंट कर रहे हैं और सेम लाइन को बी के डिग्री के लिए भी काउंट कर रहे हैं। कितना बार काउंट कर रहे हैं? यहां भी एक बार काउंट कर रहे हैं, यहां भी एक बार काउंट कर रहे हैं। मतलब कि एक एज को जब 2 बार काउंट कर रहे हैं डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, टोटल ग्राफ का डिग्री फाइंड आउट करते हैं, टोटल डिग्री जो किसी ग्राफ में फाइंड आउट करते हैं सारे वर्टिसेस को मिलाकर, सबको मिलाकर, जितना भी वर्टिसेस है सबको मिलाकर, तो जितना भी एज होगा सब एज का, देखो ये भी एज है, ये भी एज है, इसका भी एक यहाँ कंट्रीब्यूशन है, एक यहाँ कंट्रीब्यूशन है, ये भी एज है, ये भी एज है, इसका भी एक यहाँ कंट्रीब्यूशन है, एक यहाँ कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि जहां कहीं भी एज है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 है। एक एज का 2 कंट्रीब्यूशन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डिग्री हमको पता चल गया है तो नंबर ऑफ एज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इसमें इसके थ्रू अगर फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ एज अगर फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, क्या? टोटल डिग्री डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो बात को? यहां क्या है? टोटल डिग्री 8 आया है। ठीक, कैसे आया है? एक एज का 2 बार काउंट किए हैं। सेम एज है जो ए के डिग्री में भी एक कंट्रीब्यूशन किया है और बी के डिग्री में भी एक किया है। ए के डिग्री में भी एक कंट्रीब्यूशन इसका है, ए वाले एज का, और बी में भी कंट्रीब्यूशन है एक का। मतलब एक एज है जो हमेशा ही 2 बार काउंट हो रहा है डिग्री के लिए। डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो एक एज को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो वो टोटल डिग्री हमको मिल गया है। टोटल डिग्री अगर पता, हम लोग काउंट कर लिए टोटल डिग्री अगर, तो नंबर ऑफ एज अगर फाइंड आउट करते हैं हम लोग टोटल, तो क्या करेंगे? टोटल डिग्री डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि पता है क्या कि टोटल डिग्री ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? यहां लिख सकते हैं टोटल डिग्री क्या हो सकता है? टोटल डिग्री क्या होगा? हर एक एज का 2 बार कंट्रीब्यूशन है, एक एज का 2 बार काउंट करना है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एज काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 4 एज है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल डिग्री इक्वल टू टोटल एज इंटू 2, क्योंकि एक एज का 2 बार कंट्रीब्यूशन आने वाला है। जहां जहां वो ज्वाइन कर रहा है जो भी वर्टेक्स को, 2 बार कंट्रीब्यूशन आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल डिग्री इक्वल टू टोटल एज इंटू 2। बस यही चीज को यहां किए हैं। 2 को हम यहां लेकर चले आए, ये जो 2 यहां लिखा है ना, इसको हम यहां लेकर चले आए, तो क्या बन गया? टोटल एज इक्वल टू टोटल डिग्री बाई 2, टोटल एज इक्वल टू नंबर ऑफ एज, इसको लिखे हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ एज लिख लेते हैं। मान लो टोटल नंबर ऑफ एज इक्वल टू टोटल डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये कर सकते हैं ना, आसान है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर टोटल डिग्री बाई 2 हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक क्या तरीका है कि सब एज को काउंट कर लेना, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या तरीका हो गया? दूसरा तरीका क्या है कि अगर टोटल डिग्री हम लोग को पता चल जाए, टोटल डिग्री अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एज भी हमको मिल जाएगा ना। ये बात को समझ लिए। अब देखो इसके आगे चलते हैं, आराम से समझना। हर चीज को, बहुत छोटा छोटा चीज है, एकदम पूरे चीज को कनेक्ट करोगे, हर चीज को कनेक्ट कर लेना है और समझ जाओगे। जितना भी छोटा छोटा चीज को बता रहे हैं अभी बेसिक है, इसके बारे में बेसिक बता रहे हैं। उसके बाद में आएंगे हम लोग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 तरीका उसका था, क्रूस्कल और प्रिम्स, दोनों ही बताएंगे, लेकिन इसका बेसिक कुछ बता रहे हैं। और बेसिक इसमें मैक्सिमम ऐसा चीज है जो पहले से ही आता होगा, कुछ हो सकता है एक आध पॉइंट, 1-2 पॉइंट ऐड होगा, वो अच्छा है, वो जरूरी है। 1-2 पॉइंट ही है जो बाद में एक्यूरेसी के लिए काम आएगा, इससे एक्यूरेसी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? छोटा छोटा पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। तो अब देखो, अब जब यहां पर हम लोग बात किए थे कंप्लीट ग्राफ में जब हम लोग बात कर रहे थे, क्या टोटल नंबर ऑफ एजेस का हम लोग बात कर रहे थे, कहां कर रहे थे? कंप्लीट ग्राफ में। तो कितना एज होगा? तो अगर डिग्री को काउंट कर लेते हैं तो क्या हो गया? इसका फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को? टोटल डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया है। कैसे बना है वो हम लोग समझ लिए। तो क्या करेंगे? टोटल डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कंप्लीट ग्राफ में देखो होता क्या है। कंप्लीट ग्राफ किसको कहते हैं कि जितना भी वर्टिसेज है, हर एक वर्टिसेज का दूसरे वर्टिसेज के साथ में एडजेसेंट हो। मतलब क्या?
कोई भी वर्टेक्स है वहां से हम किसी भी दूसरे वर्टेक्स को डायरेक्टली जा सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हो तो डायरेक्ट लाइन हो, डायरेक्ट एज हो। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, अगर इसको नंबरिंग करते हैं ए बी सी और डी, ए नहीं दिख रहा है, छोटा है, ए है, ठीक, ए बी सी और डी। तो यहां पर देखो क्या है, इसको और चलो बड़ा में ही बना लेते हैं और इसको और थोड़ा लार्ज बनाते हैं। इस तरीके से अगर बनाते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा एज ऐड कर सकते हैं क्या? मान लो ए है, बी सी और डी, इसमें एक्स्ट्रा एज ऐड कर सकते हैं क्या? देखो यहां पर ऐड करेंगे तो पैरेलल एज बन जाएगा, कहीं और सेल्फ लूप भी नहीं ऐड कर सकते हैं। ना तो पैरेलल एज को ऐड कर सकते हैं, ना तो सेल्फ लूप को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ग्राफ भी एक सिंपल ग्राफ का ही पार्ट है। कंप्लीट ग्राफ भी एक सिंपल ग्राफ का पार्ट है। तो पैरेलल एज और सेल्फ लूप हम यहां पर नहीं ऐड कर सकते हैं, अलाउड नहीं है यहां पर, ठीक है। तो अब उसके बाद का देखो, इसके बाद देखते हैं कि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एज चाहिए कि कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एज कितना होगा। कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एज कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ एज अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? टोटल डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सबके डिग्री को काउंट करेंगे। डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का सिंपल मीनिंग क्या है? डिग्री का मीनिंग क्या है कि कहीं से भी एक वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से कितना अलग अलग वर्टेक्स को डायरेक्टली हम लोग जा रहे हैं। मतलब कि सिंगल एक एज को क्रॉस करने पर कितना सारा वर्टेक्स मिल रहा है, यही है हम लोग का। डायरेक्ट कनेक्शन कितना है, एडजेसेंट कितना है, बात ही करने वाले, एडजेसेंट कितना है, ठीक। तो ए का एडजेसेंट कौन कौन है? ए का एडजेसेंट देखो यहां पर बी है, यहां से ऐसे आ जाएंगे। ए का एडजेसेंट यहां से ऐसे आ रहे हैं, सी पर भी आ रहे हैं, और ए का एडजेसेंट डी भी है, ठीक। एक कंप्लीट ग्राफ है, क्यों? एक्स्ट्रा एज हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो कंप्लीट ग्राफ में अगर ए का डिग्री का बात करते हैं, तो ए का डिग्री का बात करते हैं तो कितना हो गया? एक यहां से एडजेसेंट बी है, एक एडजेसेंट सी है, एक और एडजेसेंट डी है, 3 है, 3 डिग्री। इसका मतलब है ए का डिग्री हो गया 3। उसके बाद हम लोग बी पर आते हैं। बी पर आते हैं, बी क्या है? यहां से ए है एडजेसेंट, इससे डी भी है, इससे सी भी है, यहां भी 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया, ठीक है। सी पर आते हैं, सी कितना है? 1 2 3, यहां भी 3 हो गया, सी का भी 3 है। डी का कितना है? डी का कितना है? डी से देखो 1 2 3, यहां भी 3 हो गया, ठीक। इसको जब अच्छे से देखेंगे कि सबका डिग्री, जितना भी वर्टेक्स है, जितना भी वर्टेक्स है, सबका डिग्री कितना है? 3 है। कब है 3? सबका मैक्सिमम डिग्री 3 है, 3 से ज्यादा डिग्री नहीं हो सकता है। जैसे ही कोई भी एक्स्ट्रा एज अगर हम लोग बना लेते हैं, जैसे ए से सी को अगर कनेक्ट कर लेते हैं, ये बन जाता है पैरेलल एज, जो कि अलाउड नहीं है, नहीं बना सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज का जब हम बात किए हैं, इतना ही पॉसिबल है। यहां पर हम डिग्री फाइंड आउट किए हैं। डिग्री क्या है? डिग्री ए का भी 3 है, बी का भी 3 है, सी का भी 3 है और डी का भी 3 है। सबका डिग्री है जो 3 है। क्यों 3 है भाई? एक चीज नोटिस करो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? देखो 1 2 3 4, मतलब कि जब नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, जब नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, तो डिग्री सबका 3 आ रहा है। कंप्लीट ग्राफ में, कंप्लीट ग्राफ का ही बात कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है तो सबका डिग्री 3 आ रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वर्टिसेज है, और किसी एक का अगर बात करते हैं, किसी भी 4 वर्टिसेज में से किसी भी एक वर्टेक्स को अगर हम लोग ले लेते हैं, तो यहां से इसको छोड़कर, ए वाले वर्टेक्स को छोड़कर बाकी जितना भी वर्टेक्स है, सबके पास में जाने का एक डायरेक्ट लाइन होना चाहिए। कंप्लीट ग्राफ का मीनिंग यही है। कंप्लीट ग्राफ का यही मीनिंग है कि जहां भी वर्टेक्स है, किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स को लेते हैं, तो वहां से बाकी सब वर्टेक्स को जाने का एक लाइन होना चाहिए। मतलब क्या? हर एक वर्टेक्स एक दूसरे से एडजेसेंट होगा, ये भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट लाइन है मतलब क्या? एडजेसेंट होता है, मतलब कि जितना भी वर्टेक्स है सब एक दूसरे से एडजेसेंट होगा। कब होगा? कंप्लीट ग्राफ में।
जहां पर कि कंप्लीट ग्राफ क्या है, सिंपल ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल एज नहीं होना चाहिए और सेल्फ लूप भी नहीं होना चाहिए। पैरेलल एज है, देखो ये नहीं हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो डिग्री कितना होगा, तो जितना एडजेसेंट रहेगा वही डिग्री होता है। तो कंप्लीट ग्राफ में क्या बताए कि जितना भी किसी एक वर्टेक्स को अगर हम लोग मार्क करते हैं, बाकी सब वर्टेक्स उस वर्टेक्स को छोड़कर उसका एडजेसेंट होगा। बाकी कितना बच गया, मान लो अगर n वर्टेक्स है, अगर n वर्टेक्स है टोटल, अगर n वर्टेक्स है, तो अगर a के लिए बात करते हैं तो एडजेसेंट कितना होगा, n माइनस 1 एडजेसेंट। यही हुआ ना। अगर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज एक ग्राफ में n है अगर, तो इसका एडजेसेंट कितना होगा, n माइनस 1। सेम देखो यहां भी है, जब 4 वर्टिसेज हम लिए हैं, 4 वर्टिसेज हम लिए हैं, तो डिग्री कितना आया है, 3 आया है। क्यों आया है, क्योंकि 4 लिए हैं तो एक वर्टेक्स तो यही हो गया, और इसको छोड़कर बाकी जितना भी वर्टेक्स होगा जो इसके एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट है मतलब कि डिग्री में ऐड होना, वही डिग्री होता है। कितना, नंबर ऑफ वर्टेक्स एडजेसेंट है, मतलब कि वर्टेक्स अगर 4 है तो 3 क्यों आया था, 3 इसलिए आया था क्योंकि 4 माइनस 1 किए थे, टोटल वर्टेक्स माइनस 1 किए। यहां पर भी क्या किए, 4 माइनस 1 किए। यहां पर भी क्या किए, 4 माइनस 1 किए। यहां पर भी 4 माइनस 1 किए। यही किए है ना, समझ रहे हो बात को, कनेक्ट कर रहे हो सारी चीजों को। देखो आसान चीज है, सिंपल सोचो। यहां पर हम लोग फाइंड आउट किए हैं कि सबका मैक्सिमम डिग्री है, ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्स डिग्री। मैक्सिमम डिग्री सभी वर्टेक्स के लिए लिख लिए हैं, वो क्या होगा, 4 वर्टेक्स है, 4 माइनस 1, सब में 4 माइनस 1 हुआ है। मतलब क्या बोल सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं क्या, कंप्लीट ग्राफ में ही मैक्स डिग्री इक्वल टू n माइनस 1। किसके लिए, फॉर n वर्टिसेज ग्राफ। अगर n वर्टिसेज का ग्राफ अगर हम लेते हैं तो n माइनस 1 मैक्सिमम डिग्री होगा सभी का, और सेम होगा। कंप्लीट ग्राफ का बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिग्री n माइनस 1 होगा, और यही हमेशा ही होगा। मतलब कि मैक्सिमम बोल लो या फिर मिनिमम बोल लो, मैक्सिमम और मिनिमम डिग्री है जो n माइनस 1 ही होना है कंप्लीट ग्राफ में। तो हम लोग को हर एक वर्टेक्स का, जितना भी वर्टेक्स है सबका डिग्री पता चल गया है, कितना, n माइनस 1 है। ठीक, सबका डिग्री कितना है, n माइनस 1 है। अब देखो एक और चीज पर आते हैं, इसको हटाते हैं। जब एक वर्टेक्स का डिग्री हम लोग को पता चल गया है कि n माइनस 1 है, वैसे ही सबका होगा n माइनस 1। तो टोटल डिग्री कितना होगा, ये जो टोटल डिग्री जो हम लोग लिखे हैं, टोटल डिग्री कितना होगा, अगर एक का n माइनस 1 है तो दूसरे का भी क्या होगा, n माइनस 1 ही होगा। फिर प्लस करेंगे तीसरे का क्या होना है, n माइनस 1 ही होना है। फिर फोर्थ का कितना होगा, n माइनस 1 ही होना है। सबका n माइनस 1 ही डिग्री होना है। तो और आगे जब बढ़ेंगे, फर्स्ट का n माइनस 1, सेकेंड का भी यही है, थर्ड का, फोर्थ का, nth का कितना होगा, nth का भी, अगर nth का भी हम लोग देखते हैं तो प्लस n माइनस 1 ही होगा डिग्री, यही डिग्री होगा। सबका डिग्री n माइनस 1 ही होगा। अगर n वर्टिसेज है तो डिग्री n माइनस 1 सबका होगा कंप्लीट ग्राफ में सबके लिए। तो टोटल डिग्री कितना होगा, टोटल डिग्री अगर बात करते हैं, टोटल डिग्री का अगर बात कर ले हम लोग यहां पर, तो कितना हो गया, टोटल डिग्री क्या हो गया, सबको ऐड करेंगे। n माइनस 1 कितना टाइम्स है, n माइनस 1 कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। ओके, ये कितना बार ऐड किए हैं, देखो पहला वर्टेक्स के लिए, a के लिए, b के लिए, c के लिए, d के लिए, ऐसे जाते जाएगा जितना भी वर्टेक्स है। nth वर्टेक्स के लिए भी डिग्री n माइनस 1 ही होगा। सबको ऐड कैसे करेंगे, n टाइम्स n माइनस 1, n टाइम्स n माइनस 1 कितना बार आया है, मान लो 2 बार आता है, क्या कहते हैं 2 इंटू n माइनस 1, 2 टाइम्स 3 बार आएगा, 3 इंटू n माइनस 1। अगर n टाइम्स आया है तो n इंटू n माइनस 1, यही हो गया ना। टोटल डिग्री हम लोग को मिल गया ना। टोटल डिग्री क्या है, n इंटू n माइनस 1।
तो अगर हम लोग यहां से टोटल नंबर ऑफ एज अगर फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला यही था, कैसे आया देख लिए थे हम लोग, टोटल डिग्री बाई 2 करना है। क्यों? क्योंकि एक एज है जो 2 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है डिग्री के लिए। ठीक, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, टोटल एजेज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिग्री कितना होगा, n वर्टेक्स के लिए n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एज हम लोग को मिल गया है। टोटल नंबर ऑफ एजेस इतना ही होगा, किसके लिए, n वर्टिसेज ग्राफ के लिए। n वर्टिसेज ग्राफ के लिए टोटल एजेस हम लोग को मिल गया है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। यही है ना, क्लियर है यहां पर। तो टोटल एजेस हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक, ये कहां पर है, ये होगा कंप्लीट ग्राफ में, ये होगा कंप्लीट ग्राफ में। इसको ये भी बोल सकते हैं टोटल एजेस अगर कंप्लीट ग्राफ में है और कंप्लीट ग्राफ में इससे ज्यादा एज नहीं ऐड कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल ग्राफ में जो मैक्सिमम एज वाला ग्राफ होगा उसी को हम लोग कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। क्योंकि कंप्लीट ग्राफ क्या है, सिंपल ग्राफ का 2 पार्ट, एक नल ग्राफ भी हो रहा है जहां पर एक भी एज नहीं रहेगा, एक कंप्लीट ग्राफ होगा जहां पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज रहेगा। तो सिंपल ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं एक बार कि सिंपल ग्राफ में मिनिमम एज कितना होगा और मैक्सिमम एज कितना होगा, अगर सिंपल ग्राफ में हम लोग बात करना चाहते हैं, क्या सिंपल ग्राफ में अगर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज कितना होगा, 0, एक भी एज नहीं है, नल ग्राफ बन जाएगा ये। और मैक्सिमम एज क्या होगा, यहां एजेज लिख लेते हैं, मान लो मैक्सिमम एजेज कितना होगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये किसके लिए आया है, मैक्सिमम कहां पर आया था, मैक्सिमम कंप्लीट ग्राफ के लिए आया था, मिनिमम 0 है जो नल ग्राफ के लिए आया था। समझ रहे हो बात को, अभी तक समझ रहे हो पूरे चीज को। सिंपल ग्राफ का मिनिमम एज है 0, मैक्सिमम एज है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये जान गए। अब देखो सिंपल, देखो कितना नंबर ऑफ ग्राफ पॉसिबल है, कितना नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ पॉसिबल है। अब इसको देखते हैं एक बार हम लोग। तो जब सिंपल ग्राफ का बात कर रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ ग्राफ पॉसिबल होगा, तो ग्राफ का वेरिएशन क्या है, एक तो नल ग्राफ है जहां एक भी एज नहीं रहेगा, एक मैक्सिमम एज वाला कंप्लीट ग्राफ है, उसके बीच का भी तो कुछ ग्राफ बनता है ना। सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन क्या था, सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन हम बताए थे क्या, कि पैरेलल एज और सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन यही बताए थे कि ना तो पैरेलल एज होना चाहिए और ना तो सेल्फ लूप होना चाहिए, ये 2 चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बीच का भी तो चीज होता है ना। देखो क्या, ये क्या है, 4 वर्टेक्स है, एक कंप्लीट ग्राफ है क्या, नहीं। यहां पॉसिबिलिटी है यहां पर भी एक एज ऐड करने का, यहां पर भी एक एज ऐड करने का पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास में। ठीक, नल ग्राफ ये है क्या, एज 0 है क्या, नहीं। यहां पर देखो एक, यहां 1 2 3 4 एज है, ना तो 0 है ना तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम एज कितना यहां हो सकता है, मैक्सिमम एज अगर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। यहाँ क्या है, n कितना है, नंबर ऑफ वर्टिसेज n, यहाँ कितना है 1 2 3 4 वर्टिसेज है, मतलब कि 4 इंटू क्या n माइनस 1, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगा बताएगा हम लोग को, ये मैक्सिमम एज बताएगा। कितना हो गया, 4 इंटू 3 बाई 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्या है, मैक्सिमम एज हो गया, ये हो गया मैक्स एज। और एक भी एज ना रहे तो 0 होगा, ये 0 हो सकता है नल ग्राफ के लिए। और मिनिमम कितना हो गया, 0 किसके लिए हो गया, 0 हो गया मिनिमम एज। मिनिमम एज 0 चाहिए नल ग्राफ के लिए, मैक्सिमम एज इतना होगा किसके लिए, कंप्लीट ग्राफ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। यहां पर एज कितना है, देखो 1
2 3 4 बीच का है ना तो 0 है और ना तो मैक्सिमम एज है, ना तो 6 है। 0 और 6 के बीच में भी है ना, 0 और 6 के बीच में भी एज ले सकते हैं ना। मान लो यहाँ 4 एज है, यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू 4 एज है। एक और भी ग्राफ बना सकते हैं, मान लो ऐसा, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, एज कितना है 3 ही है, यहाँ पर क्या है 3 एज है। ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ऐसा, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये भी बना सकते हैं। अब बोलो क्या, ये तो यहाँ पर हट गया है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसको डिस्कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। डिस्कनेक्टेड मतलब कि कहीं से भी चलकर अगर सारे वर्टिसेस के पास नहीं जा सकते हैं, रीचेबल नहीं है। ये वर्टेक्स क्या है, रीचेबल नहीं है, तो इसको डिस्कनेक्टेड बोलेंगे। लेकिन है तो सिंपल ग्राफ, क्योंकि सिंपल ग्राफ में कभी नहीं हम लिखे थे, सिंपल ग्राफ में हम ऐसा कभी नहीं बोले थे, एक बार भी नहीं बोले हैं स्टार्टिंग से कि सिंपल ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा हम बोले ही नहीं। और बोल भी से कैसे सकते हैं, जब मिनिमम एज 0 का बात कर रहे हैं तो 0 वाले में तो ऐसा ग्राफ होता है, एक भी एज नहीं है। ये नल ग्राफ अपने आप में खुद ही डिस्कनेक्टेड है, मतलब कि बता रहा है कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी सिंपल ग्राफ में अलाउड है। तो यहाँ पर एज कितना हो गया, यहाँ पर एज कितना है 2 हो गया, मतलब कि वेरिएशन है क्या 0 to 6 का। चार ही वर्टिसेज हम लोग लिए हैं कि, लेकिन 4 वर्टिसेज में वेरिएशन कितना है, 0 से लेकर मैक्सिमम 6 तक एज रह सकता है, तब उसको हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे। 6 से जब इंक्रीज करेगा तो सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा, वो मल्टी ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि वहां पर पैरेलल एज या फिर सेल्फ लूप कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो 6 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एज है जो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0 से ज्यादा एज हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, और मैक्सिमम कितना होगा वैल्यू, मैक्सिमम जो कंप्लीट ग्राफ का बात करते हैं, तो कंप्लीट ग्राफ में क्या वैल्यू है, कंप्लीट ग्राफ के लिए मैक्सिमम एज कितना है, n इंटू n माइनस 1/2, यही है ना। तो अगर n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेज है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज को ग्राफ में हम लोग v से लिखते थे, मतलब कि v इंटू इसको लिख सकते हैं क्या, v इंटू v माइनस 1/2, ये लिख सकते हैं ना। मैक्सिमम ए वैल्यू है, मिनिमम ए वैल्यू है, तो e का मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, v इंटू v माइनस 1/2, मतलब यहां क्या लिख सकते हैं, v इंटू v माइनस 1/2, ये कंडीशन लिख सकते हैं ना, ये कंडीशन लिख सकते हैं ना। ई क्या है, ई कहां से कहां तक जा सकता है, ई का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, 0 से लेकर v इंटू v माइनस 1/2 लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ये कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस का वैल्यू है कंप्लीट ग्राफ में। ठीक, कंप्लीट ग्राफ भी एक तरह का सिंपल ग्राफ भी है। ठीक, 0 क्या है, नल है, नल ग्राफ है, ये भी एक सिंपल ग्राफ भी है, क्योंकि सिंपल ग्राफ के लिए, सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन में हम ऐसा कभी भी नहीं बोले हैं कि डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा। कंडीशन बस यही एक होल्ड करना है, वहां पर ये कंडीशन होल्ड करना है सिंपल ग्राफ में, नो पैरेलल एज एंड नो सेल्फ लूप, बस काम खत्म। ये दोनों नहीं है तो सिंपल ग्राफ है। ठीक, अब देखो इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, ई लेस देन इक्वल टू v इंटू v माइनस 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e लेस देन इक्वल टू v इंटू v, कितना हो गया v स्क्वायर माइनस v डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस v डिवाइडेड बाई 2। अब देखो अभी तक हम लोग, अब खेल आया है पुराने जो पढ़े हैं, पहले जो पढ़े थे, पहले क्या पढ़े, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन पहले पढ़ा हुआ है हम लोग का। क्या था वहां पर, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में जब प्रायोरी एनालिसिस में देखते थे हम लोग, तो कांस्टेंट को हटा लेते थे और बिगर फंक्शन को लेते थे। यहाँ लार्जर फंक्शन क्या है, यहाँ वी स्क्वायर है, यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ लीनियर है भी, मतलब इसको भी हटा लेंगे, बचा क्या वी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ये चीज, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर को बी वो कर लेते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है, ई लेस देन इक्वल टू
बिगो वी स्क्वायर, जब वी स्क्वायर लिख दिए तो डायरेक्टली लेस देन को भी हटा देंगे हम लोग, क्या कर देंगे यहां पर क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू बिगो ऑफ वी स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। अब इतना बेसिक जानने के बाद में यहां पर हम लोग आराम से पहुंच गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में बताते प्रॉब्लम होता, अब समझ रहे हो, सही टाइम पर हर चीज हम बताएंगे, लेकिन कौन सा कंसेप्ट को क्या टाइम में बताना है वो बस मेरे ऊपर छोड़ दो। जब करेक्ट टाइम आएगा, जब ऐसा फील होगा, इतना बेसिक पता चल गया है कि आप कुछ नया चीज को बता सकते हैं, हम बता लेंगे, वो मेरा काम है। हम स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं, क्या स्टार्टिंग से ही बात बोल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस सुनते रहो। जो भी पॉइंट बताते हैं उसको एकदम ध्यान से सुनो, जितना भी पॉइंट बताएंगे हर चीज हम कवर कर लेंगे, कहीं नहीं छूटने वाला, कोई एक चीज भी नहीं छूटेगा। एट लास्ट बात करना हमसे, एट लास्ट ऐसा फील करोगे कि नहीं हर चीज बताया हुआ है। बीच में ऐसा फील हो सकता है, मान लो कहीं और पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो सकता है सीक्वेंस कुछ और वहां दिया हो, फील हो सकता है अच्छा ये चीज तो छूट गया है, नहीं छूटा नहीं है, वो किसी और टाइम के लिए हम रखे हुए हैं, किसी और टाइम में हम बताएंगे वो चीज को। ठीक, अब देखो यहां पर E इक्वल टू बिगो ऑफ वी स्क्वायर, ये समझ गए। अब यहां पर मान लो हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं, दोनों साइड में लॉग लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या लॉग ऑफ E इक्वल टू बिगो लॉग ऑफ V, यही करेंगे ना, या फिर यहां पर वी स्क्वायर लॉग ऑफ वी स्क्वायर मान लो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। वी स्क्वायर है, लॉग ऑफ वी स्क्वायर है, टू कहां आ जाएगा, टू यहां आ जाएगा, टू पावर है यहां चला जाएगा, बचा क्या लॉग ई इक्वल टू बिगो ऑफ लॉग वी, यही बचा है ना, यही है ना। अब बोलोगे टू कहां चला गया, जब टू यहां से आकर यहां चलाया, टू कांस्टेंट बन गया ना, टू इंटू लॉग वी, तो टू लॉग वी बन गया। जब यहां से यहां आया है तो ये पूरा बन गया है, टू लॉग वी बन गया है, बिगो ऑफ टू लॉग वी बन गया। टू को तो हम कट कर ही सकते हैं, टू कांस्टेंट है मेरा, कट कर सकते हैं, मतलब कि ये कंडीशन हम लोग के पास में आ गया, क्या है लॉग ई इक्वल टू बिगो ऑफ लॉग वी। अब बोलो ये क्यों बता रहा है, इसको बस याद रखना, इसका यूज आने वाला है, आने वाले टाइम में इसका यूज आने वाला है, इस पॉइंट को बस ध्यान रखना। वहां पर हम रिकॉल भी करवाएंगे कि हम बताए थे ये चीज लॉग ई इक्वल टू बिगो ऑफ लॉग वी, यहां पर हम बताए हैं कैसे ड्राइव हुआ है, वहां पर डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे। समझ रहे हो, सीक्वेंस में हर चीज को समझने का ही बेनिफिट है। जो भी पहले बताए हैं वहां पर डायरेक्टली इतना टाइम नहीं लगेगा, यहां पर ये सब बताने के लिए बस एक स्टेटमेंट के लिए इतना टाइम लगा है हमको, वहां पर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट को हम यूज कर लेंगे। ठीक, ये हो गया किसके बारे में, ये हम लोग बेसिक जान लिए, ग्राफ ये सब के बारे में बेसिक हम लोग जान लिए। ठीक, अब एक और आता है, एक और चीज आता है ग्राफ में, जो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, दो चीज है। कनेक्टेड मतलब क्या हो गया, कहीं से भी कहीं हम लोग जा सकते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स पर जा सकते हैं, उसको कनेक्टेड बोल देंगे। और अगर मान लो किसी भी एक ऐसा वर्टेक्स है, कोई भी ग्राफ में एक ऐसा वर्टेक्स है जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं बाकी सब वर्टेक्स से, उसको, उस ग्राफ को हम लोग डिसकनेक्टेड बोलेंगे। ठीक, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का मीनिंग समझ लियो, सिंपल आसान ही है। कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक, कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया, एक ही चीज हुआ इसमें, क्या है कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया, कैन रीच टू ऑल वर्टिसेज, किसी भी वर्टिसेज के पास में, किसी भी वर्टेक्स के पास में जा सकते हैं। और डिसकनेक्टेड का मीनिंग हो गया, एट लीस्ट वन वर्टेक्स इज नॉट रीचेबल। नॉट रीचेबल का मतलब क्या है, वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। मतलब क्या, कि कनेक्टेड का अगर एग्जांपल हम लेते हैं
तो यहां देखो ये क्या है, कनेक्टेड है। यहां से कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, किसी वर्टेक्स। देखो यहां से मान लो यहां जाना है तो डायरेक्ट रूट नहीं है, ऐसे घूम कर चले जाएंगे, यहां से ऐसे घूम कर चले जाएंगे, यहां से यहां आना है डायरेक्टली ही आ गए, यहां से यहां डायरेक्ट चले गए। ये कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्टेड है। कहीं से भी कहीं मान लो यहां से यहां जाना, देखो यहां पर लाइन है, यहां से अगर यहां जाना है तो ऐसे आ सकते हैं, तो ऐसे मतलब कि यहां से यहां आए फिर यहां आए, ये कनेक्टेड हो गया मेरा। डिसकनेक्टेड का क्या मीनिंग है? डिसकनेक्टेड का क्या मीनिंग है कि मान लो बहुत सारा ऐसा वर्टिसेज है, एक वर्टेक्स ये भी मेरा है, ये सब वर्टिसेज है। कितना वर्टेक्स हो गया यहाँ पर? देखो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। तो 1 से 3 पहुंच सकते हैं, 4 पहुंच सकते हैं, 5 2 सब जगह 1 से 6 पहुंच सकते हैं क्या? 1 से 6 में कोई लाइन है क्या? कोई लाइन नहीं है, मतलब कि नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक भी ऐसा हो, एटलीस्ट 1 वर्टेक्स इज नॉट रीचेबल। एक भी ऐसा वर्टेक्स है जो कि रीचेबल नहीं है, जहां नहीं पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो बात को? जहां नहीं पहुंच सकते हैं ग्राफ में, एक भी ऐसा वर्टेक्स है, उसको हम लोग बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक, छोटा चीज है, दोनों समझ गए। अब इसके बाद आते हैं, अभी वेरिएशन बता रहे हैं, ग्राफ के बारे में कुछ चीज बता रहे हैं, बेसिक है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे, स्पैनिंग ट्री पर आएंगे। ठीक, इसके बाद में एक कनेक्टेड हो गया और डिसकनेक्टेड हो गया। एक और होता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसका मतलब देखो क्या है। एक और होता है क्या, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, तो डायरेक्टेड का मीनिंग क्या है? डायरेक्टेड में क्या होगा, मान लो एक ग्राफ ऐसा है A B C D, ऐसा कुछ ग्राफ अगर गिवन है तो होगा क्या, A से B जाने में ऐसा कुछ होगा। ये सब क्या है? ये सब वर्टेक्स है। ये सब यहाँ कॉर्नर क्या है? वर्टेक्स है। A से B जाने का है, B से C जाने में मान लो ऐसा एरो है, C से D जाने में ऐसा एरो है, D से A जाने में ऐसा एरो है। इसका मतलब क्या हुआ, A से इस एज से, ये मान लो एज इवन है हम लोग का, अगर एज इवन है तो A से B तो हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि देखो एरो क्या है, ऐसा एरो है, A से B जा सकते हैं। लेकिन सेम एज को यूज करके B से A हम लोग नहीं आ सकते हैं। डायरेक्शन है इसमें, एज में डायरेक्शन है, वन वे पाथ है। जैसे रोड भी होता है, कहीं पर अप डाउन रोड होता है, एक साइड जाने का एक आने का होता है। मान लो दोनों सेपरेट है, एक साथ में नहीं है, एक जाने के लिए केवल है, आने के लिए कहीं और से हो सकता है पॉसिबल, कहीं और से चला है। तो डायरेक्टेड का मीनिंग यही है कि एक रास्ता जो एज है वो एज एक साइड ही लेकर जाएगा। जबकि अनडायरेक्टेड में क्या था, अनडायरेक्टेड में क्या था, अगर मान लो ये वर्टिसेस सेम ऐसा ही ग्राफ है, A B C और D सेम ऐसा ही ग्राफ है, तो A से B भी हम लोग जा सकते हैं इजीली, और B से A भी आ सकते हैं। ये क्या है, अनडायरेक्टेड है। यहाँ देखो एरो मार्क कहीं है क्या, एरो मार्क है क्या कहीं पर? यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ के लिए एक एरो मार्क है, यहाँ से यहाँ के लिए एक एरो मार्क है। समझ रहे हो? डायरेक्टेड ग्राफ का मीनिंग यही है कि डायरेक्शन होगा वहां पर। मतलब क्या, यहां लिख सकते हैं क्या, एजेज विथ डायरेक्शन। एजेज तो होगा जिसमें डायरेक्शन भी होगा, एजेज विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा यहां पर। ठीक, अनडायरेक्टेड में क्या है, अनडायरेक्टेड में क्या होगा, अनडायरेक्टेड में एजेज विदाउट डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्शन नहीं होगा, यहां पर एज का डायरेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? और यहां क्या है, डायरेक्शन होगा। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में यही केवल डिफरेंस है। तो हम लोग जो स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने वाले हैं, अब एक क्यों बताएं, इसलिए बताए हैं कि हम लोग जो स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने वाले हैं
वो स्पैनिंग ट्री का रिलेवेंस है जो केवल और केवल अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ही है। जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो अनडायरेक्टेड के लिए ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्पैनिंग ट्री। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कोई मतलब नहीं बनता है, समझ रहे हो बात को। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जिसमें डायरेक्शन होगा ऐसे, वहां पर स्पैनिंग ट्री हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग कहां देखते हैं? जहां पर अनडायरेक्टेड है, डायरेक्शन नहीं है जहां पर, समझ रहे हो। डायरेक्शन जहां नहीं है, जहां पर डायरेक्शन नहीं है वहां पर हम लोग केवल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टेड में नहीं करेंगे। बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक। बेसिक डिफरेंस दोनों में बता दिए। कहां पर स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने वाले हैं ये भी बता दिए। जहां पर डायरेक्शन नहीं होगा वहां पर ही हम लोग, मान लो कहीं पर डायरेक्टेड ग्राफ अगर दे दिया जाए और उसमें नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री अगर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, एक ऑप्शन हो कांट फाइंड, तो कांट फाइंड वाला होगा, नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन है वहां पर। डायरेक्टेड ग्राफ में स्पैनिंग ट्री हम लोग फाइंड आउट करेंगे ही नहीं, ठीक। तो यहां पर अनडायरेक्टेड पर आते हैं हम लोग। तो यहां पर एक और चीज देखो, जब ग्राफ का बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितना ग्राफ पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ कितना ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। अगर नंबर ऑफ वर्टिसेज अगर दे दिया जाए हम लोग को, नंबर ऑफ वर्टिसेज मान लो हम लोग को v इक्वल टू 5 अगर दे दिया जाए, ठीक, v इक्वल टू 5 अगर दे दिया जाए, ठीक। तो यहां पर हम लोग टोटल कितना ग्राफ बना सकते हैं v इक्वल टू 5 के लिए। तो एक बेसिक पहले देखते हैं, v इक्वल टू 3 के लिए हम लोग देख लेते हैं। v इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, जो प्रोसेस होगा सेम प्रोसेस इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक। v इक्वल टू 3 के लिए, 3 क्या है? वर्टेक्स है, मतलब कि नंबर ऑफ वर्टेक्स हम लोग के पास में 3 है। क्या है? a है, b है और c है, ठीक। a b c 3 वर्टेक्स है। हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ग्राफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। सिंपल सोचो, यहां पर कितना एज मैक्सिमम हो सकता है? एज मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर मैक्स एज का हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर 3 है तो मैक्स एज का अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 है ना। इसके लिए फॉर्मूला बताया है क्या? v इंटू वी माइनस 1/2, मतलब क्या? 3 है ना v का वैल्यू, तो 3 इंटू वी माइनस 1 कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना? बच गया 3। मतलब कि मैक्सिमम एज 3 हो सकता है, मैक्सिमम एज 3 हो सकता है, ठीक। तो मान लेते हैं 3 एज का नाम हम लोग रखते हैं E1, E2, E3। 3 एज है, तीनों का नाम क्या है? E1, E2, E3। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ग्राफ कितना होगा, कितना ग्राफ होगा पॉसिबल, कितना वेरिएशन पॉसिबल है, कितना टाइप्स ऑफ ग्राफ हम लोग देखेंगे, अलग अलग तरीके का ग्राफ जो एक दूसरे से सिमिलर ना हो, तो कितना देखेंगे? तो देखो, एज E1 है, एज E2 है और एक और क्या है? एज E3 है। 3 एज है, 3 एज है तो सिंपल देखो, तीनों एज में अगर तीनों को ही ले लेते हैं, तीनों एज को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तीनों एज को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल 3 ही एज है, तीनों को अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। तीनों में से किसी भी एज को अगर नहीं बनाते हैं, वर्टेक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, एज बनाए ही नहीं, तो क्या बनेगा? नल ग्राफ बन जाएगा। तो नल ग्राफ से लेकर, नल ग्राफ से स्टार्ट होकर कंप्लीट ग्राफ बनाने तक जितना पॉसिबिलिटी है वही मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ग्राफ बनेगा। ये बात पक्का है। अब देखो नल ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो E1 को नहीं लिए तो
इसके लिए हम जीरो यूज करते हैं। जीरो मतलब कि कंसीडर नहीं किए हैं एज को, ठीक। E1 नहीं लिए जीरो, E2 भी नहीं लिए जीरो, E3 भी नहीं लिए, ये भी जीरो हो गया। जीरो मतलब क्या है? जीरो मतलब क्या है? नॉट टेकन बोल सकते हैं इसको, नॉट टेकन या कंसीडर्ड लिख सकते हैं, नॉट कंसीडर्ड या फिर नॉट ड्रॉन, यही है। जीरो का मतलब कि नहीं ले रहे हैं, और वन का मतलब यहां लिख लेते हैं क्या? वन मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर एज को ड्रॉ किया गया है, ठीक। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों में से किसी को भी नहीं ड्रॉ करे। एक और पॉसिबिलिटी क्या है? इसको नहीं करें, E1 नहीं करें, E2 भी नहीं करें, E3 को केवल करेंगे, ठीक। ये भी पॉसिबिलिटी एक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है? E1 को नहीं करें, E2 को करते हैं ड्रॉ, E3 को नहीं करते हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। एक और क्या है? इसको नहीं करते हैं, E2 करते हैं और E3 करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है? मान लो E1 को ड्रॉ करते हैं और E2 को नहीं करते हैं और E3 को भी नहीं करते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। E1 को करते हैं ड्रॉ और E2 को नहीं करते हैं, E3 को करते हैं, सेम वैसे ही A1 हो गया, मतलब E1 को ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं। टोटल कितना पॉसिबिलिटी हुआ? टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी हुआ है। टोटल 8 पॉसिबल ग्राफ है, और ये सारा ही सिंपल ग्राफ है। टोटल नंबर ऑफ ग्राफ का अगर बात करते हैं हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ में ही बोल रहे हैं। सिंपल ग्राफ में हम लोग बोल रहे हैं, सिंपल ग्राफ में ही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिंपल ग्राफ कितना हो गया? जब 3 वर्टेक्स हम लोग लेते हैं तो मैक्सिमम एज 3 ही रहता है, और 3 एज से 8 ऐसा पॉसिबिलिटी है, 8 टाइप्स ऑफ ग्राफ है। इस पर एक फॉर्मूला देख सकते हो क्या कि यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है? सिंपल देखो, ये वेरिएशन कैसे बना है, वेरिएशन बना कैसे है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। वेरिएशन कैसे बना है? E1 के बारे में केवल अगर देखते हैं, E1 क्या है? कहीं पर नहीं लिए हैं, कहीं पर लिए हैं, मतलब कि E1 के प्लेस में या तो 0 लिए हैं या तो 1 लिए हैं, यही पॉसिबिलिटी है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। यहां पर भी E2 को कहीं 0 लिए हैं, मतलब नहीं कंसीडर किए, कहीं ड्रॉ किए, दो पॉसिबिलिटी है। E3 के लिए भी दो ही पॉसिबिलिटी है। 3 पोजीशन मेरा है, 3 ही पोजीशन, देखो सब में 3 पोजीशन है, या 0 होगा या तो 1 हो, कहीं भी चले जाओ, 3 ही पोजीशन है। तीनों पोजीशन में या तो 0 लेते हैं या तो 1 लेते हैं, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है लेने का, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या होगा? टोटल कितना होगा? तो यहां 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2, यहां भी 2 है, इंटू 2, यहां भी 2 है, तो इंटू 2, यही बनेगा ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इतना ही हुआ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, दो पॉसिबिलिटी है सब जगह में, समझ रहे हो? यही चीज कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़े हो कॉम्बिनेशन में क्या है? अगर मान लो 3 डिजिट नंबर है, वहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, 3 डिजिट नंबर है, कुछ भी अगर लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे? यहां पर 0 to 9 ले सकते हैं, यहां पर 0 to 9, यहां पर 0 to 9, बहुत होगा, यहां 0 नहीं लेंगे, यहां पर 1 to 9 को ले लेते हैं, यहां 0 to 9 लिए, यहां 0 to 9 लिए, टोटल नंबर कितना बन गया? नंबर कितना बन गया यहां से यहां तक? यहां 10 पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी 10 पॉसिबिलिटी है, यहां 1 से 9 तक ही है, यहां 9 पॉसिबिलिटी है। क्या करेंगे? 9 इंटू 10 इंटू 10, कितना बन गया? 900। 3 डिजिट नंबर है जो कितना पॉसिबल है? 900 पॉसिबल है, 100 से लेकर 999 तक, यही है ना। सेम यही काम हम लोग, सेम यही काम यहां भी हो रहा है। देखो यहां पर 0 1 लिए, यहां पॉसिबल वैल्यू क्या था? 1 से लेकर 9 तक ले सकते थे, यहां पर 0 से लेकर 9 तक लिए, यहां 0 से लेकर 9 तक लिए, वेरिएशन पॉसिबल था। यहां पर क्या है? या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, वेरिएशन 2 ही है, 2 ही वेरिएशन है। सब प्लेस में सारा पोजीशन पर 2 ही वेरिएशन अगर है, मतलब क्या हो गया?
2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं। 3 क्या है? देखो नंबर ऑफ एज कितना है? E1 E2 E3। ये 3 क्या बन गया? ये एक तरह से बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मैक्स एजेज, नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेज है, नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेज है। मैक्सिमम एज कितना है? 3 ही था। तो सेम वैसे ही अगर v इक्वल टू 5 लेते हैं तो क्या करेंगे? v इक्वल टू 5 लेंगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स अगर बात करते हैं v इक्वल टू 5 के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या करेंगे? 2 पावर, सेम जैसे यहां के हैं, 2 पावर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस, 2 पावर नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस। तो v इक्वल टू 5 है तो 2 पावर जो मैक्सिमम एजेस का वैल्यू होगा। मैक्सिमम एज कितना हो सकता है? अगर v है नंबर ऑफ वर्टिसेज तो कितना हो सकता है? v इंटू v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही वैल्यू हुआ ना, यही वैल्यू हुआ ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको क्या लिख सकते हैं? ये 2 है ना, 2 पावर v इंटू v माइनस 1, v कितना है? 5 है। मतलब क्या? 5 इंटू v माइनस 1 कितना बन गया? 4 बन गया, डिवाइडेड बाई 2, यही बन गया ना। इसको कैंसिल करो, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, 5 2 जा 10, मतलब क्या बन गया? 2 पावर 10। 2 पावर 10 टाइप्स ऑफ या फिर 2 पावर 10 टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ पॉसिबल है जब वर्टेक्स 5 लेते हैं। समझ रहे हो? तो अगर n वर्टेक्स के लिए हम लोग देख लेते हैं, अगर यहां पर लिखते हैं, अगर यहां पर n वर्टेक्स की बात अगर हम लोग कर लें कि n वर्टिसेज में टोटल नंबर ऑफ, अगर n वर्टिसेज में टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स का अगर बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ का ही हम बात कर रहे हैं, बात समझ लो, सिंपल ग्राफ का हम बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ का अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा? 2 पावर n, मान लो n वर्टिसेज है, n वर्टिसेज है यहां पर, 2 पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया क्या? ये जो फॉर्मूला बन गया हम लोग के लिए, ये क्या बन गया? टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स के लिए, ये बन गया टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स के लिए फॉर्मूला। समझ रहे हो बात को? इसको बस याद रखना है, ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल फॉर n वर्टिसेज अगर पूछ ले, 2 पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, कैसे बना है सब कुछ हम बता दिए, कैसे ड्राइव हुआ है ये चीज, ये सब हम बता दिए। ठीक, इसके बाद देखो अगर डिग्री के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग डिग्री के बारे में बात कर रहे थे तो 2 टाइप्स का ग्राफ का बात हम किए थे, सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ। इनिशियली एकदम जब स्टार्ट किए हैं आज का क्लास, तब हम लोग क्या बात किए थे? उस समय हम लोग क्या बात किए थे? 2 टाइप का ग्राफ होगा, एक होगा सिंपल ग्राफ, एक होगा मल्टी ग्राफ। तो अगर हम लोग बात करते हैं डिग्री के बारे में कि सिंपल ग्राफ का कैसा कुछ डिग्री होगा पैटर्न, और मल्टी ग्राफ के बारे में, तो मिनिमम डिग्री और मैक्सिमम डिग्री की बात करते हैं, अगर हम लोग सिंपल ग्राफ में मिनिमम डिग्री मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स का मिनिमम डिग्री और मैक्सिमम डिग्री। सेम वैसे ही मल्टी ग्राफ मान लो जी है, इसमें हम लोग बात करते हैं मिनिमम डिग्री का और मैक्सिमम डिग्री का अगर हम लोग यहां बात करते हैं तो क्या होगा? सिंपल ग्राफ में मिनिमम क्या डिग्री होना चाहिए? तो नल ग्राफ होता है, नल ग्राफ में एक भी एज नहीं होता है,
तो मिनिमम डिग्री क्या होता है? 0 हो सकता है। मतलब क्या? मिनिमम डिग्री 0 हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? सिंपल ग्राफ में जहां पर कि ना तो पैरेलल एज हो सकता है ना तो सेल्फ लूप हो सकता है, दोनों में से कुछ नहीं हो सकता है, तो वहां पर मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? v-1। मैक्सिमम डिग्री v-1 बोल लो या n वर्टिसेस के लिए n-1 बोल लो। समझ रहे हो बात? तो क्योंकि एक वर्टेक्स n वर्टिसेज है, एक से मैक्सिमम हो लो, बाकी रिमेनिंग n-1 है, सबके साथ में एक एज बना ले, मैक्सिमम डिग्री वही है मेरा। एडजेसेंट बाकी सब हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या है? मैक्सिमम डिग्री क्या हो गया? n-1। n-1 क्या है? मैक्सिमम डिग्री हो गया। मिनिमम डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक। सेम वैसे मल्टी ग्राफ का अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम डिग्री क्या होगा? मिनिमम डिग्री क्या होगा? मिनिमम डिग्री 0 होगा, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, 0 है, आइसोलेटेड है वर्टेक्स। और अगर मैक्सिमम डिग्री की बात करते हैं तो मैक्सिमम कितना होगा? मल्टी ग्राफ है, ध्यान देना ये चीज, मल्टी ग्राफ है। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, 4 वर्टेक्स है, तो मिनिमम तो मान लो कि एक यहाँ वर्टेक्स है, कनेक्टेड नहीं है, तो 0 हो गया। यहाँ पर मल्टी ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए? मैक्सिमम देख लो, इसके लिए 2 डिग्री है ना, हम यहाँ एक और पैरेलल लूप लाए, एक और लाए, कितना ला सकते हैं? जितना मेरा मन करे, जितना मेरा मन करे। हम यहाँ पर ऐसा लेकर जा सकते हैं सेल्फ लूप, हम सेल्फ लूप बना सकते हैं जितना मेरा मन करे। मतलब कि मल्टी ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? मैक्सिमम डिग्री इन्फिनिटी होगा। कितना भी पैरेलल एज हम बना सकते हैं, कितना भी सेल्फ लूप हम बना सकते हैं। ठीक। अब एक और चीज याद रखना, ध्यान रखना एक चीज को, कि जब हम लोग सेल्फ लूप का बात करते हैं, सेल्फ लूप क्या होता है? एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है फिर उसी पर आकर मिलता है। सेल्फ लूप एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और वहां पर ही चला आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ही सेल्फ लूप बोलते हैं ना, सेल्फ लूप यही है, सेल्फ लूप यही है। तो यहां से ही स्टार्ट हुआ, यहां पर ही आकर मिल गया है ना। इसका मतलब सेल्फ लूप डिग्री में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 2 दे रहा है। जैसे बाकी सब एज है जो डिग्री में 2 देता है, लेकिन सेल्फ लूप एक ही वर्टेक्स को दोनों डिग्री दे रहा है। सब एज है, देखो ये भी एज है, एक यहां डिग्री के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, एक यहां कंट्रीब्यूट करेगा। कोई भी एज ले लो, चाहे मल्टी ग्राफ में पैरेलल एज ही ले लेते हैं। अगर पैरेलल एज है, 1 डिग्री या इसका यहां गया, 1 डिग्री यहां काउंट हुआ है। लेकिन सेल्फ लूप में दोनों ही डिग्री सेम वर्टेक्स में ही काउंट होता है। मतलब क्या कि सेल्फ लूप कहीं है, सेल्फ लूप किसी भी वर्टेक्स पर है, क्या लिखेंगे? काउंट्स फॉर 2 डिग्री एट सेम वर्टेक्स। ये सब छोटा छोटा चीज है, इसको याद रखना, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक। सेल्फ लूप का मतलब क्या है? दोनों डिग्री इसका एक वर्टेक्स पर ही काउंट कर लेगा। अगर कहीं स्टेटमेंट ऐसा दे दे, इज देयर पॉसिबिलिटी टू काउंट फॉर 2 डिग्री फॉर ऑफ एनी एज एट सेम वर्टेक्स, किसी एज के लिए दोनों डिग्री एक ही वर्टेक्स में काउंट हो जाए, पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। कहां पर? सेल्फ लूप में पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को? अब देखो यहां पर अब तक देख लिए जो हम लोग देखे, क्या ये बेसिक हम लोग देख लिए। ठीक। अब इसके बाद आते हैं स्पैनिंग ट्री पर।